आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू साउंड एंड नॉइज। ये आपके सिलेबस में बिल्कुल टॉप में मिलेगा फर्स्ट यूनिट के अंदर। और मैंने उसमें से जो सारे टॉपिक्स हैं साउंड और नॉइज के टॉपिक्स को बिल्कुल अलग अलग करके 7 सेक्शंस में डिवाइड करके यहाँ पे लिख के दिखा रखा है आपको। अपन ऑनलाइन क्लासेस में जो पढ़ेंगे या मैं आपको जो पढ़ाऊंगा एक्सप्लेन करके, वो ये पहला, दूसरा और ये तीसरा टॉपिक। बाकी के ये जो 4 टॉपिक्स नीचे वाले हैं ये आप लोग सेल्फ स्टडी करेंगे। लेकिन इसको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसका पूरा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको कहीं पर भी इंटरनेट पे जाकर के या किताबों से कहीं से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो 4 टॉपिक्स हैं, इन 4 टॉपिक्स का मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको आपके क्लासरूम ऐप पे ये पूरा मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा, आज ही मिल जाएगा सारा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि चूंकि ये पूरे के पूरे थियोरेटिकल हैं ये चारों टॉपिक, तो ये आपको सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ा है। तो जो मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा उस मटेरियल में से आप इन 4 टॉपिक्स को अपने आप प्रिपेयर करेंगे। बाकी जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है और जो न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है साउंड और नॉइस में, वो इन 3 टॉपिक्स में से आता है, पहला, दूसरा और तीसरा। इन टॉपिक्स को अपन डिटेल में अच्छी तरह से क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक बहुत ही काम का डॉक्यूमेंट और प्रिपेयर किया है कि साउंड और नॉइस में से 2010 से लेकर के, यानी कि पिछले पिछले 10 साल का मटेरियल आपके लिए तैयार किया है कि आरटीयू में किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आप इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे और पढ़ाई कर लें तो आपका साउंड और नॉइस वाला पार्ट जो है बिल्कुल कंसोलिडेटेड हो जाएगा। ये देखिए 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2010 से लेकर 2019 तक, दैट मीन्स प्रीवियस 10 years क्वेश्चंस आस्क्ड इन आरटीयू फ्रॉम साउंड एंड नॉइज। तो आपको 100% आइडिया हो जाएगा कि भाई साउंड और नॉइज से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, किस किस टाइप का आता है, एवरीथिंग विल बी अंडरस्टूड बाय। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाएगा जिसके बेसिस पे आपको पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब अपन यहाँ साउंड और नॉइज की स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग से। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ के लिए अपोलोजाइज करूंगा कि मेरे पास इसके जो नोट्स थे वो पेंसिल से लिखे हुए थे, और इसको थोड़ा सा और कंसोलिडेट करने के लिए मेरे पास ये एक्चुअल नोट्स थे नहीं, इनकी पुरानी फोटोज थी। तो मैंने इसको थोड़ा सा जल्दी काम खत्म करने के लिए इन्हीं से अपने नोट्स और आपको प्रेजेंटेशन जो है वो इसी से ही बना लिया है। सो कैन समबडी प्लीज पुट ऑन योर माइक्रोफोन और ये जरा मेरे को कंफर्म कराए कि आप, भाई 100% क्लैरिटी तो नहीं है ये तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या ये अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है क्या ये रीडेबल है कि नहीं, ये बता दो मुझे। यस सर है। ठीक है, तो स्टार्ट यहां से हो रहा है। साउंड और नॉइस पढ़ना है अपने को, ठीक है। और अपन ने पहले ही ये टॉपिक्स में ये देख लिया, ये जो 4 टॉपिक आपके सेल्फ स्टडी के लिए दिए हैं ये पूरे नॉइस के हैं। ऑडिटरी एंड नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स ऑफ नॉइस, मेजर सोर्सेस ऑफ नॉइस, इंडस्ट्रियल नॉइस सोर्सेस, इंडस्ट्रियल नॉइस कंट्रोल स्ट्रेटजीज। तो ये जो 4 टॉपिक आपको मैंने पहले ही कह दिया कि आप सेल्फ स्टडी करेंगे, ये चारों तो नॉइस के हैं। तो एक तरह से ये साउंड एंड नॉइस जो आपका टोटल टॉपिक बन रहा है, इस पूरे टॉपिक के अंदर आपका जो नॉइस वाला पार्ट है ये पूरा ही आपका सेल्फ स्टडी है। मैं जो पढ़ाऊंगा वो सिर्फ साउंड पढ़ाऊंगा। तो अब अपन साउंड के बारे में स्टार्ट करते हैं डिस्कशन कि ये साउंड क्या चीज है, व्हाट इज साउंड। सबसे पहली तो बात आती है कि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव।
ठीक है। इट नीड्स एन इलास्टिक मीडियम टू ट्रेवल, इट इज अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन। तो अब ये तीन चीजें आ गई। साउंड क्या चीज है, साउंड को प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए आपको ये तीन एक्सप्रेशंस चाहिए। कि सबसे पहली बात है, साउंड एक मैकेनिकल वेव है, यानी कि वेव तो है ही, पर ये मैकेनिकल वेव क्या होती है। अब आप इसमें आ जाओ, देखो आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो कभी भी आपको वेव के बारे में किसी भी चीज में बात करने को मिले तो आप ये चीज समझते हैं, दिस इज अ वेव फॉर्म। ठीक है, ये एक साइनोसॉइडल फंक्शन होता है वेव जनरली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर हुई तो वो आपकी माइक्रोवेव्स हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, और इंफ्रारेड वेव्स हो गई। इन सारी चीजों की आपके दो पैरामीटर्स देखे जाते हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी और एक वेवलेंथ। दिस इज वेवलेंथ, दिस इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो अगर आप, अभी अपन ने देखो ये डिस्कशन नहीं किया है कि मैकेनिकल वेव क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है और इन दोनों में फर्क क्या है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि ये जो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म मैंने बनाया है, ये एक मैथमेटिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। और ये रिप्रेजेंटेशन मैकेनिकल वेव्स के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, दोनों के लिए लागू होती है। तो दोनों के अंदर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बिल्कुल वैसे ही लागू होगी जैसे आप किसी भी वेव की बात करेंगे। ठीक है। तो वेव के अंदर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को चेंज कर दें तो अलग अलग स्पेक्ट्रम की वेव्स बन जाती है। जैसे कि आपकी जो इंफ्रारेड वेव्स है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो वो जो वेव्स हैं वो ऐसे लंबी लंबी बनेगी। ये देखो, ये बड़ी सी वेवलेंथ बनी है और ये इंफ्रारेड वेव होगी। अल्ट्रावायलेट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है। तो अगर अल्ट्रावायलेट वेव को मैं अगर रैंडमली बनाने की कोशिश करूं तो अल्ट्रावायलेट वेव ऐसे बनेगी, ये रैंडमली बनाई हुई। तो ये देखो, इसकी वेवलेंथ छोटी है। वेवलेंथ का मतलब एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक की डिस्टेंस, दिस इज वेवलेंथ। ये कम रहेगा और ये बहुत तेजी से पास पास में पैक्ड होंगी ये वेव्स इस तरीके से। सो एनी वेव विच इज वेरी क्लोजली पैक्ड लाइक दिस, you can simply have a look at that wave and say that the frequency is high। frequency high होने का मतलब ये पूरी की पूरी वेव जो है जल्दी जल्दी रिपीट हो रही है टाइम में, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या बैठा है इस फिगर में, ये टाइम ही है। और वाई एक्सिस पे क्या बैठा है, एम्पलीट्यूड। ठीक है। तो किसी भी प्रकार के वेव की बात अगर की जाए तो उसमें आपको अभी यह चीज समझ में आ गई है कि दो पैरामीटर्स से जज किया जाता है उसको, एक फ्रीक्वेंसी, एक वेवलेंथ। और इन दोनों को आपस में कम और ज्यादा किया जाए तो दुनिया की सारी वेव्स, जितनी भी वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैकेनिकल, सारी वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा हो जाती है। तो आपको किस टाइप की वेव चाहिए, आप उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को चेंज कर करके पता कर सकते हैं। ठीक है। अब अपन आते हैं कि साउंड किस प्रकार का वेव है। साउंड के अंदर अपन ने अभी तीन कैरेक्टरिस्टिक देखे। पहला तो है कि मैकेनिकल वेव है। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या फर्क है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण पैदा होती है। ठीक है। तो बेसिकली आपने थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, तीन प्रकार की वो होती है हीट का जो प्रोपगेशन होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो उसमें ये जो रेडिएशन वाला जो पार्ट है उस कॉन्टेक्स्ट में आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन मैकेनिकल वेव्स किस प्रकार की होती है। मैकेनिकल वेव्स का मतलब है कि जैसे कि आप समुद्र के अंदर खूब सारा पानी है। ठीक है। अब आप समुद्र के अंदर जाकर के, या समुद्र मतलब स्विमिंग पूल ले लो, एक स्विमिंग पूल है बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। आप स्विमिंग पूल के अंदर बिल्कुल जेंटली उतरे, इमेजिन करें कि कमर तक आपके पानी है, थोड़ा सा और अंदर जाएं और उसके बाद अपने हाथों को पानी में डाल करके ऊपर नीचे पूरी ताकत से अपने हाथ को चलाने लगे, पैडलिंग करें। तो क्या होगा,
कि जो बिल्कुल शांत सतह थी आपके स्विमिंग पूल की, उस स्विमिंग पूल में रिपल्स पैदा होने लग जाएंगे, एंड यू विल सी दैट द सरफेस ऑफ द स्विमिंग पूल इज डेवलपिंग वेव मोशन लाइक दिस। इस तरह का वेव जनरेट हो जाएगा। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने बोला कि मुझे एक माध्यम दो, गिव मी अ मीडियम इन विच आई कैन क्रिएट मैकेनिकल वेव्स। तो आपको दिया गया स्विमिंग पूल का पानी, और उसके बाद आपने मैकेनिकल एनर्जी, वो कहां से आई, आपके हाथों की एनर्जी। आपने अपने हाथों की एनर्जी को यूज करके पानी के अंदर, यानी कि एक फिजिकल मीडियम के अंदर, वेव मोशन को इस तरह से प्रोड्यूस किया कि वो वेव्स आपकी आंखों से नजर आ रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको नजर नहीं आ सकती आंखों से। ये जो वेव्स आपकी, चाहे इंफ्रारेड हो चाहे अल्ट्रावायलेट हो, you cannot see the actual wave motion taking place like this, but contrary to that, a mechanical wave can be seen with naked eyes। ठीक है, और sometimes it cannot be seen। वो डिपेंड करेगा कि आपका मीडियम खुद विजिबल है कि नहीं। पानी चूंकि एक विजिबल मीडियम है, तो पानी में जो वेव्स क्रिएट हुए मैकेनिकली, आपने जो वेव्स क्रिएट किए वो दिखेगी, क्योंकि पानी खुद दिखता है। लेकिन अब जिस तरह से पानी एक फ्लूइड है, उसी तरह से हवा भी एक फ्लूइड है। अब अगर मैं हवा में अगर हाथ चलाऊं, ये इमेजिन करते हुए कि भाई हवा भी एक फ्लूइड है, तो हवा में मैं अगर हाथ को ऐसे ही खाली ऊपर नीचे करूं, तो क्या वेव्स जनरेट हो रही है, क्या क्या मुझे दिख रही है? नहीं दिखेगी। क्या वेव्स जनरेट हो रही है? बिल्कुल जनरेट हो रही है, बट यू आर नॉट एबल टू सी दैट। दैट्स इट। ठीक है। अब साउंड क्या होता है? साउंड का जो जनरेशन है वो इस तरह से है कि एक ह्यूमन बीइंग, अपन सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं साउंड के लिए। एक ह्यूमन बीइंग है, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अ वेरी क्रूड पिक्चर हियर। ह्यूमन बीइंग्स के गले के अंदर एक वोकल कॉर्ड्स जिसको बोलते हैं अपन, वोकल कॉर्ड बेसिकली एक ऐसा मैडम। है ना, वोकल कॉर्ड्स एक मेम्ब्रेन है जो बेसिकली आप आगे पीछे वाइब्रेट करा सकते हो। ठीक है, यानी कि आप अपने ब्रेन के सिग्नल से अपने वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट कराते हो। तो ये एक ऐसा एक मेम्ब्रेन है जो कि आगे पीछे वाइब्रेट कर सकता है। अब हवा के पार्टिकल्स जो हैं वो बाहर तो है ही, आपके मुंह के अंदर भी है, और आपकी श्वास की जो नाली है, एयर कॉर्ड जो है आपका, उसके अंदर भी एयर के पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फिगर बनाते हैं। आप इमेजिन करो कि एक ऐसा वोकल कॉर्ड के नाम पर एक छोटा सा मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को आप आगे पीछे धक्का दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। यू माइट थिंक कि मैं जो बातें कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, क्या वो बस इतनी सिंपल सी फिजिक्स है कि एक कोई झिल्ली है या मेम्ब्रेन है, बस उसको आगे पीछे किया जा रहा है? यस, दैट्स ऑल। यही हो रहा है, साउंड इसी से प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर जो हवा है, हवा के जो पार्टिकल्स हैं, ये हवा के पार्टिकल्स इस मेम्ब्रेन के आगे पीछे खिसकने के कारण इनमें पुश और पुल जनरेट होता है। बेसिकली क्या है, अगर ये मेम्ब्रेन चलती नहीं, तो हवा के पार्टिकल बस ऐसे लेजिली या भटक रहे हैं, इनके बीच में गैप होता है। ये आपको पता होना चाहिए, पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप नहीं होता, और इवन इफ द गैप इज देयर इट्स वेरी लेस। लेकिन हवा के मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हुए नहीं है, वो तैर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे यहाँ फ्लोट कर रहे हैं, तो उनके बीच में गैप भी है। तो अब अगर आप किसी चीज से आगे पीछे इन मॉलिक्यूल्स को धक्का मुक्की करो, तो बेसिकली क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स जो है कुछ जगहों पे तो एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, इनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद में कुछ जगहों पे ये रेरिफाइड रहेंगे, थोड़ी सी डेंसिटी कम रहेगी, फिर इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, फिर थोड़ा सा डेंसिटी कम हो जाएगी। इस तरह की धक्का मुक्की से इस तरह का एक सीन प्रोड्यूस होगा कि एट सम प्लेसेस फ्रॉम द सोर्स, ये सोर्स है आपका, यहाँ से आपकी साउंड वेव्स जनरेट हो रही है। साउंड वेव्स जनरेट होने का मतलब इट्स बेसिकली एनर्जी। ये एनर्जी इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हुई, तो ये देखो इन जगहों पे तो डेंसिटी ऑफ एयर बिकम्स हाई, डेंसिटी ऑफ एयर इज हाई, डेंसिटी ऑफ एयर इज हाई हियर।
और इनके बीच बीच में लो डेंसिटी के जोन्स हो गए। ये लो डेंसिटी जोन है, लो डेंसिटी जोन है, दिस इज हाई डेंसिटी जोन, दिस इज हाई डेंसिटी जोन। और इस तरह से ये बेसिकली इस तरह के जोन्स ऑल्टरनेटिवली क्यों क्रिएट होते हैं इस वेव या इस एनर्जी के प्रोपगेशन से? क्योंकि आपने बेसिकली धक्का मुक्की क्रिएट की है, और ये धक्का मुक्की बिल्कुल धक्का मुक्की है। आप ये मत सोचना कि मैं इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज एक्चुअल धक्का मुक्की ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, वही है साउंड और कुछ भी नहीं है। और आपने अपने फिजिक्स के टेक्स्ट बुक्स में ये जो फिगर मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसका एक दूसरा स्टैंडर्ड वर्जन देखा होगा कि जहां से साउंड इमेनेट हो रहा है, दिस लॉन्गिट्यूडनल वेव, हाई डेंसिटी पार्ट को वो ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप्स से दिखाते हैं, जो कि स्ट्रिप्स पास पास हैं। उसके बाद कुछ स्ट्रिप्स को दूर दूर बनाते हैं। देन अगेन दे विल ड्रॉ द स्ट्रिप्स वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्या ऐसा फिगर आप में से किसी ने देखा है कहीं पे? यस सर। फिर स्ट्रिप्स हाँ को दूर सर। दूर बना दिया, फिर स्ट्रिप्स को पास बना दिया। तो ये बेसिकली वही सेम चीज है जो मैंने ऊपर बनाया है। ऊपर मैंने एयर मॉलिक्यूल्स की मदद से बनाया था, इन्होंने वर्टिकल स्ट्रिप्स के फॉर्म में, थोड़ा सा समझने में आसान हो जाता है। तो जहां पर हाई डेंसिटी ऑफ एयर है, वहां पर एयर मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो रही है और दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर। जहां पर लो डेंसिटी है वहां पर रेरिफैक्शन कहलाता है ये, और रादर यू कैन से कि द एयर इज गेटिंग रेरिफाइड, या फिर उसकी डेंसिटी कम हो रही है। तो ये वेरिएशन इन डेंसिटी ऑल्टरनेटिवली, high density, then a low density region, then again a high density region, then a low density region, और इस तरीके से हाई और लो डेंसिटी के। और सिंपल फिजिक्स की भाषा में दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्शन और कंप्रेशन, दिस इज कंप्रेशन, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेरिफैक्शन। रेयर हो जाती है हवा यहाँ पे, रेयरिफैक्शन कहते हैं। दिस इज कंप्रेशन, दिस इज रेयरिफैक्शन। तो ये मैकेनिज्म है एयर का। अब इसमें क्या हो रहा है, ये देखो, ये धक्का मुक्की कैसे कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं। ये आगे पीछे दोनों तरफ को चल रही है हवा के मॉलिक्यूल्स, और ऐसा करते समय आप किसी भी वक्त अगर इसको, हालांकि नेकेड आइज से देख तो नहीं सकते, लेकिन आप इमेजिन करो कि अगर देख पाते तो आपको इस तरह का एक स्पेक्ट्रम नजर आता। कहीं पर ये कंप्रेस्ड दिखेगी हवा, कहीं पे एक्सपैंडेड दिखेगी, कहीं पे कंप्रेस दिखेगी, कहीं पे एक्सपैंडेड दिखेगी। इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली ये आगे पीछे धक्का मुक्की करते करते अपने सोर्स से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चारों दिशाओं में चलती है। अच्छा, अब आप ये सोचोगे कि मुंह से आवाज निकली तो बिल्कुल सीधे जा रही होगी साउंड वेव। गलत, ये यहां भी जा रही है, यहां भी जा रही है, इधर से स्क्रीन से बाहर को भी आ रही है, ऊपर को भी जा रही है, पीछे को भी जा रही है। या फिर कुल मिलाकर के आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि एक, अगर ये पॉइंट जो मैंने अभी बनाया है, ये अगर आवाज का सोर्स है, तो इससे एक स्फेरिकल वॉल्यूम के अंदर चारों दिशाओं में साउंड की वेव्स इस तरीके से फॉरवर्ड हो रही है। तो आप ये जो वर्टिकल लाइन, या सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन में मैंने ये दिखाया है, वो क्या है? वो ये है, एक डायरेक्शन दिखाया है मैंने, ये एक डायरेक्शन हो गया, ये दूसरा डायरेक्शन हो गया, ये तीसरा डायरेक्शन हो गया। सो यू हैव टू एज्यूम, और यू हैव टू करेक्टली इमेजिन साउंड एज बीइंग इमैनेटेड इन ऑल डायरेक्शंस। और किसी भी एक डायरेक्शन की तरफ अगर आप अपना ध्यान केंद्रित करो, तब आपको ये चीज पकड़ में आएगी। तो दिस इज हैपनिंग इन ऑल डायरेक्शंस। तो साउंड अपने सोर्स से निकल करके चारों दिशाओं में चल रही है, लेकिन किसी भी एक दिशा को अगर आप ऑब्जर्व करने के लिए पकड़ लो, तो उस दिशा में आपको इस तरह का फिनोमिनन दिखेगा, कंप्रेशन रेरिफैक्शन वाला। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया कि ये एक मैकेनिकल वेव क्यों है। ये एक मैकेनिकल वेव साउंड इसलिए है
क्योंकि ये एक फिजिकल आर्टिफैक्ट को एक फिजिकल मीडियम में, फिजिकल आर्टिफैक्ट आपका वोकल कॉर्ड्स है और फिजिकल मीडियम आपका एयर है। तो वोकल कॉर्ड्स को एयर के अंदर वाइब्रेट कराया, फिजिकल वाइब्रेशन कराया, आगे पीछे उसको चलाया, उसके कारण हवा में धक्का मुक्की पैदा हुई। धक्का मुक्की पैदा होने के कारण हवा में किसी भी डायरेक्शन में कंप्रेशन और रेरिफैक्शन का फिनोमिनन जनरेट हुआ, और उस तरीके से लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, यानी कि लंबाई की दिशा में, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में ये कंप्रेशन रेरिफैक्शन आगे को प्रोपगेट होते होते सोर्स तक पहुंचता है। अब सोर्स क्या है? सोर्स आपका कान है। कान के अंदर क्या चीज है? कान के अंदर फिर से एक ऐसा एक ड्रम मौजूद है जिसको अपन ईयर ड्रम कहते हैं, या फिर जिसको कान की अपन झिल्ली कहते हैं। कान के अंदर जो आपका जो ईयर ड्रम है वो भी एक मेम्ब्रेन है। तो ये जो प्रेशर है, ये जो एयर की जो कंप्रेशन है, ये आकर के जब आपके कान के ईयर ड्रम से टकराती है, यानी कि फिजिकली एयर के मॉलिक्यूल्स आकर के टकराते हैं आपके कान के ईयर ड्रम के साथ में, तो वो भी वाइब्रेट करने लग जाती है। तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ किसी आदमी के वोकल कॉर्ड से, वो पहुंचा आपके ईयर ड्रम तक, आपकी ईयर ड्रम वाइब्रेट की, फिर वहां से नर्व्स ने उसको पकड़ा, इंटरसेप्ट किया, और ब्रेन ने उसको डिकोड किया, और इस तरह से फाइनली आपको आवाज आवाज के रूप में पहचान आती है। तो बेसिकली ये क्या चीज है? ये सिर्फ मैकेनिकल वेव है जो कि हवा में जनरेट करके छोड़ी गई थी, और हवा के अंदर से ही आपने इसको ईयर ड्रम के वाइब्रेशन के थ्रू पकड़ लिया। यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? हैव यू अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड? यस सर। सर अगर इसमें एको का एग्जांपल ले तो वो सेम सिमिलरली वर्क करेगा क्या? एको का एग्जाम्पल जो है, एको जो बेसिक चीज है वो साउंड का रिवर्स ट्रेवल है, और कुछ भी नहीं है। एको को आप ये समझो कि आपके माउथ से एक डायरेक्शन में चारों दिशाओं में आवाज गई, ठीक है, और वो साउंड अपनी वेलोसिटी से प्रोपगेट करके किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, जैसे कि पहाड़ है, किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से टकरा करके वो साउंड वापस से रिबाउंड हुई, और रिबाउंड होकर के आपके कानों में पहुंची। ये है एको, और कुछ भी नहीं है। एको का मतलब आप ये मान लो कि आगे पीछे दोनों तरफ साउंड ट्रेवल कर रही है, ठीक है। और बाकी कमरे में बैठ करके आपको एको क्यों नहीं आती है? क्योंकि कमरे के अंदर आपके कपड़े लटके हुए हैं, फर्श है, किताबें रखी हुई है, बहुत सारे इस तरीके के इंटरप्शंस और ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे टकरा करके प्योरली साउंड रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, साउंड इधर उधर टकरा करके वेस्ट हो जाती है। तो आप तक वापस जो पहुंच रही है वो आपका खुद का सोर्स से जो है वो डायरेक्ट पहुंची हुई आवाज ही पहुंचती है, कहीं से टकरा करके वापस नहीं पहुंच रही। इसीलिए कमरे में बैठ के एको सुनाई देता नहीं है, बिकॉज ऑल द साउंड दैट वाज सेंट फ्रॉम योर वोकल कॉर्ड्स was either absorbed by the walls, your clothes, your own body, or the artifacts that are in your room। उन चीजों के कारण या तो एब्जॉर्ब हो जाती है या डायरेक्शन बदल करके डिसिपेट हो जाती है। So there is no scope. If there is no scope for sound to go in one direction and then come again back with sufficient intensity, then there will be no echo. Echo नाम की जो चीज आप कह रहे हो वो नहीं होती है। तो आपने ये पूछा कि ये जो मैंने अभी जो पूरा फिनोमेनन बताया है उसमें ये एको ही है क्या? एको का मतलब है साउंड गोइंग इन वन डायरेक्शन and returning after rebounding from some surface, and your ears picking up the rebound, not only the original sound that was emanated। जो आप चिल्ला करके बोलोगे वो तो आपको जब जैसे ही चिल्ला रहे हो वो आपको वही सुनाई दे गई, क्योंकि साउंड चारों दिशाओं में चली है। लेकिन कहीं से टकरा करके अगर वो वेस्ट हुए बिना वापस भी आपके कानों में आती है, तब आपको एको का एहसास होता है। आपको वो साउंड 2 बार सुनाई देती है, 3 बार सुनाई देती है, कितने बार टकरा के वापस आई उतने बार सुनाई देगी। दैट इज एको, एज सिंपल एज दैट। क्लियर हो गया? यस सर। तो ये था साउंड का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये एक मैकेनिकल वेव है, यानी कि आर्टिफिशियली जनरेटेड वेव है। बिना जनरेट किए साउंड अपने आप कहीं से भी पैदा नहीं होती है। ये एनर्जी है बेसिकली किसी
पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को आगे पीछे वाइब्रेट कराने से। अब आप अपने आर्टिफिशियल की बात अगर अपन ने की है तो आपने स्पीकर देखे होंगे शादी ब्याह में, डीजे वगैरह, डांस म्यूजिक पार्टीज में जो बड़े बड़े स्पीकर्स चलाते हैं, या इवन आपके कमरे में भी अगर होम थिएटर सिस्टम है, बड़े बड़े वूफर्स लगे हुए हैं, तो बेसिकली उनसे आवाज कैसे आ रही है? आपने देखा ही है कि जो लाउड स्पीकर होता है वो खुद एक मेम्ब्रेन होता है बड़ा सा, और पीछे से मैग्नेट और उन सब चीजों को इंस्टॉल करके साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, वो मेम्ब्रेन आगे पीछे यहाँ वाइब्रेट करता है और वहीं से आवाज जनरेट होती है। ये तो आपने देखा ही होगा सभी लोगों ने। तो बेसिकली हाँ सर। साउंड क्या है? वापस से आ गए, मैकेनिकल वेव है। एक इलास्टिक मीडियम चाहिए होता है, जैसा कि आपने कहा कि भाई कोई धक्का मुक्की करने के लिए कोई इलास्टिक मीडियम तो चाहिए ना। एयर इज कंप्रेसिबल, राइट? एयर को आप कंप्रेस कर सकते हैं, तो इसलिए एयर बिकम्स एन इलास्टिक मीडियम, और ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में चलती है, तो इसलिए लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन अगले टॉपिक पे आते हैं, ह्यूमन रिस्पॉन्स टू साउंड। ह्यूमन रिस्पॉन्स टू साउंड का मतलब ये आपके टॉपिक में गिवन है, ये देखिए, frequency dependent human response to sound, pressure dependent human response to sound, then relationship between sound power and sound pressure levels। ये चीजें आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो अब अपन सीधे ह्यूमन रिस्पॉन्स टू साउंड पे आ जाते हैं। अब ये जो फिगर है ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो इसीलिए मैंने इस फिगर को अलग से बना लिया है। हालांकि ह्यूमन रिस्पॉन्स टू साउंड के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाता है, देखो जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हैं क्या? 2010 में पूछा हुआ एक ऐसे ही, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमंस टू साउंड। ठीक है, ये देखो, सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमंस टू साउंड, इसी की बात चल रही है अपनी। ठीक है, एक्सप्लेनिंग फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एंड साउंड प्रेशर डिपेंडेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स। बस सीधे सीधे क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अब ये जो फिगर मैंने बनाया है, इस फिगर के अंदर आपको पूरी कहानी मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। बाकी आपको जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जैसे ये क्वेश्चन आरटीयू में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको, अब जो मैं यहाँ पर वर्बली चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यू हैव टू राइट दैट इन योर ओन वर्ड्स। तो आप ये मत सोचना कि ह्यूमन रिस्पॉन्स टू साउंड पूछा तो ये फिगर बना दें हम। फिगर बना दो तो बहुत अच्छी बात है। ये फिगर देखो, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना आपके, उन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर एक एक फिगर बनाना तो बहुत अच्छी बात है, ऑलवेज गुड। बजाय इसके कि आप पैराग्राफ पे पैराग्राफ छाप के आ रहे हो, बुलेट पॉइंट्स में आंसर लिखो और जितना हो सके मैक्सिमम फिगर्स बना करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। दैट इज द बेस्ट वे टू टैकल थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है, बट एनीवे, ये फिगर आप बनाना, और इस फिगर को मैं जैसे समझा रहा हूं उसको फिर आप वर्बली बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में हाथ से लिखना भी है आपको। तो ह्यूमन रिस्पॉन्स टू साउंड जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक तो है सब्जेक्टिव और एक तो है ऑब्जेक्टिव। अब ये कितने लोगों को पता है कि ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या चीज होती है? कैन एनीबडी गेस? जितने लोग अभी प्रेजेंट हैं, जिसको भी कोई आइडिया हो, गेस कर लो कि भाई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्या फर्क है। सर सब्जेक्टिव में तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है और ऑब्जेक्टिव में नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। अब मैं आपको क्लियर इसका डिस्टिंक्शन बताता हूँ। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो ऐसे टर्म्स हैं जो टेक्निकल जगत में और साइंस की जगत में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन और ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है। सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिर्फ एक फीलिंग है। ऑलवेज रिमेंबर, सब्जेक्टिव इज अ फीलिंग। वन सिंगल वर्ड टू डिफाइन इट वेरी क्लियरली। ठीक है, ये सिर्फ भावनात्मक अभिव्यक्ति है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है ये मैथमेटिकल डेटा है, इसमें कोई भावना इंक्लूडेड नहीं है। ये बिल्कुल हार्ड कोर प्रूफ पे डिपेंड करती है, ये मैथ्स है। ठीक है, एग्जाम्पल, एक पिक्चर देख करके आए और उसके बाद आपसे इंटरव्यू में पूछा गया, हाँ भाई जरा अब
ये जो मूवी आपने देखी है इसके बारे में कुछ बातें बताइए। तो आपने कहा मजा आ गया साहब, बहुत ही मजेदार मूवी थी। तो आपने मूवी को अच्छी रेटिंग दी है अपनी भाषा में, लेकिन क्या वो किसी रेटिंग स्केल पे आपने ये कहा कि सर 10 में से 9 नंबर? नहीं कहा, आपने कहा कि बहुत मजा आया। तो वो बहुत मजा तो कुछ भी हो सकता है, वो रेटिंग में अगर कन्वर्ट की जाए तो किसी आदमी का बहुत मजा 7 है 10 में से, किसी आदमी का बहुत मजा 10 में से 10 है, किसी आदमी का बहुत मजा 9 में से 10 में से 9 है। तो हाउ डू यू एक्सप्रेस योर फीलिंग? आपने सिर्फ फीलिंग एक्सप्रेस की है कि बहुत मजा आया। दिस इज अ सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गिवन। बट ऑन द कॉन्ट्ररी ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन क्या हुई? एक दूसरे आदमी से पूछा गया, हाँ साहब फिल्म के बारे में बताइए। तो बोला 200 रुपए तो खर्च हुए, 500 रुपए की तो खरीदारी की, अंदर पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ खरीदा, और मूवी को मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा। ये इस आदमी ने कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन दी है। इसने अपनी पूरी एक्सपीरियंस का, पूरी मूवी एक्सपीरियंस का हर एक एस्पेक्ट किसी ना किसी मैथमेटिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके बताया है। तो इसने कहा कि मूवी कैसी लगी इसको, 10 में से 9 नंबर, इट्स अ मैथमेटिकल फिगर। और क्या क्या आगे ऐड किया कि भाई जो इसको पसंद नहीं आया वो ये हुआ कि अंदर की चीजें बहुत महंगी थी, 200 रुपए का तो टिकट था और 500 रुपए का खाना पीना था। तो 500 रुपए का खर्चा हुआ, अगेन अ मैथमेटिकल फिगर। टिकट जो खरीदी गई इंटरटेनमेंट के लिए 200 रुपया, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड। यह है ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट या फिर ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। ठीक है। सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन का एक और एग्जांपल लें। परीक्षा कैसी हुई? सर पेपर बहुत टफ आया था, बस वही बात खत्म कर दी। ठीक है। ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, पेपर कैसा हुआ? सर 100 में से 40 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सर। दैट इज ऑब्जेक्टिव। समझ में आ गया आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बीच में फर्क? यस ठीक सर। है। तो अब साउंड कोई ह्यूमन बीइंग सुनता है तो उसका रिस्पॉन्स, जैसा मैंने अभी आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में बताया, या तो सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स देता है ह्यूमन या फिर ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स देता है ह्यूमन। अब इसको समझते हैं अपन। आपने साउंड के बारे में पिच वर्ड सुना होगा, लाउडनेस सुना होगा और क्वालिटी वर्ड सुना होगा। ये तीनों क्वांटिटीज जो हैं ये टेक्निकल टर्म्स ही हैं, लेकिन ये तीनों टर्म्स की कोई यूनिट नहीं होती है। इन तीनों टर्म्स के लिए सिर्फ सब्जेक्टिव फीलिंग एक्सप्रेस की जाती है। जैसे कि किसी शादी ब्याह में गए, एकदम से बहुत तेज, मतलब स्पीकरों को बिल्कुल फुल ब्लेयर पे बजा रखा है, तो जैसे ही ग्राउंड में कदम रखा, अरे यार कितना लाउड म्यूजिक बजा रखा है इन्होंने। तो दैट इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, लाउडनेस। अब लाउड म्यूजिक का क्या मतलब है? क्या आप कोई डेसिबल्स की बात कर रहे हो, कितने डेसिबल पे साउंड आ रही है? क्या आप उसके प्रेशर, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी की वैल्यूज दे रहे हो? नहीं, बस आपने सिर्फ कहा कि अरे यार द म्यूजिक इज वेरी लाउड। उसी तरीके से एक दूसरा सब्जेक्टिव मेजरमेंट है साउंड का जिसको कि पिच कहा जाता है। अब पिच के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है पिच को समझने का मतलब, आपने छोटे बच्चों की आवाज सुनी होगी और ग्रोन अप पीपल की आवाज सुनी होगी। छोटे बच्चे जब खेलते कूदते हैं तो चिल्लाते खूब हैं, तो उनकी आवाज बहुत श्रिल आती है, बहुत तीखी आवाज होती है, और कई बार आपको काफी पेनफुल भी लगती है। बोलते हैं अरे यार ये कितना तेज चिल्ला रही है और कितना कितना मतलब परेशानी हो रही है इसकी आवाज से, श्रिल टाइप ऑफ वॉइस। तो आप ये कहते हो कि यार इसकी आवाज की पिच जो है ना बहुत हाई है, हाई पिच में इसकी आवाज है। जो ग्रोन अप आदमी होगा उसकी आवाज में बास होगा। ठीक है। तो बास वाले आवाज के लोगों का जो पिच होता है वो लो होता है। तो लो पिच का मतलब तीखापन आवाज में कम है, और हाई पिच का मतलब तीखापन आवाज में ज्यादा है। ठीक है। हाई पिच का एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे कि किसी मेटल सरफेस, सॉरी, मार्बल की सरफेस पे अगर कोई मेटल की कुर्सी या मेटल का टेबल अगर घसीटा जाए, तो आपको ये बताने की भी जरूरत नहीं है, आपके क्लासरूम्स में भी और लैब्स में भी कई बार इस तरह का एक्सपीरियंस आपको हुआ होगा। इट क्रिएट्स अ वेरी पेनफुल नॉइस। समझ रहे हो? मेटल की कोई भारी वस्तु अगर मार्बल पे या कोटा स्टोन पे अगर रगड़ते हुए खींची जाए, तो एक बहुत ही हाई पिच की साउंड जनरेट होती है। ची चा करके जो आवाज जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड एज हाई पिच।
लेकिन इसका कोई मेजर नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता है कि आवाज का तीखापन जो है वो ज्यादा है या कम है, तो आप उसमें भी यही फीलिंग बताते हो कि द पिच ऑफ द साउंड इज ईदर हाई और ईदर लो। आवाज अगर आपको बहुत डिस्टर्बिंग लग रही है या बहुत तेज आवाज लग रही है, तो आप सिर्फ उसका एक एक्सप्रेशन देते हो, द साउंड इज वेरी लाउड। और ऑन द कॉन्ट्ररी आप ये कह सकते हो कि यार इसको थोड़ा सा और आवाज बढ़ा ना, वॉल्यूम बढ़ा ना, सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा और लाउड कर इसको। तो वॉल्यूम का कम करना, वॉल्यूम का ज्यादा करना, या फिर कम वॉल्यूम का एहसास होना या हाई वॉल्यूम का एहसास होना लाउडनेस कहलाता है। और उसी तरीके से क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड, अभी देखो अपन अभी पूरा लेक्चर साउंड के बेसिस पर ही ले रहे हैं। आप मेरी फेस को नहीं देख पा रहे हो, मैं आपके फेसेस को नहीं देख पा रहा हूँ, हम लोगों का पूरा इंटरेक्शन सिर्फ साउंड के थ्रू हो रहा है। लेकिन अगर मेरी आवाज कट कट कर आए, या फिर मेरी आवाज सुनाई तो दे रही है आपको लेकिन उससे कोई भी मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, और अगर वो बिल्कुल अनइंटेलिजिबल है, तो आप ये कहोगे कि द साउंड क्वालिटी इज वेरी बैड। तो क्वालिटी ऑफ साउंड की भी कई बार बात करते हैं। इवन आपके ये जो स्पॉटिफाई और विंक और ये जो सावन ऐप जो वगैरह जो है, म्यूजिक एप्स हैं, वो आपको गाने जो प्रोवाइड कराते हैं, उन गानों की भी वो लोग क्वालिटी साथ में देते हैं। बोले कि भाई अल्ट्रा हाई क्वालिटी पे आपको चाहिए तो फिर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, या फिर अगर सिर्फ स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्वालिटी अगर आप सुनना चाहते हो तो आप फ्री में सुन सकते हो। तो क्वालिटी इज अगेन अ सब्जेक्टिव मेजर ऑफ साउंड, कि यार इसका ये जो गाना अभी बज रहा है इसकी क्या शानदार क्वालिटी है यार, ऐसे भी बोलते हो आप। या फिर आप बोलते हो कि यार इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है साउंड की। तो ये जो तीन चीजें हैं ये सब्जेक्टिव मेजर्स हैं, पिच या फिर तीखापन, लाउडनेस या फिर वॉल्यूम, और क्वालिटी यानी कि उसकी क्लैरिटी की इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये तीनों चीजें सब्जेक्टिव फीलिंग है, इनकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब अपन समझेंगे कि भाई साउंड के अंदर ऐसी कौन सी चीजें फिर जो हम फाइनली सर नापेंगे। हाँ जी बताओ। सर सर ये क्वालिटी तो अपन बोलते हैं ना 128 KB, थ्री वो 360 KB, 156 KB। नहीं वो तो मैं बताता क्वालिटी हूँ तो आपको। उसका एक मेजर जो है वो बेसिकली क्या होता है, क्वालिटी इज मेजर्ड एज स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, स्पेशियल, स्पेशल नहीं, स्पेशल का मतलब खास, वो नहीं बात हो रही है। स्पेशियल, स्पेशियल का मतलब है स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट होना। ठीक है, स्पेस, स्पेस वर्ड से आता है स्पेशियल। और स्पेस में आवाज कितनी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है उससे उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। और अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस ऑफ साउंड एनर्जी इज वेरी बैड, कहीं पे बहुत ज्यादा कंडेंस्ड है, कहीं पे बिल्कुल रेरिफाइड है, तो उस केस में आपको साउंड की क्वालिटी जो है वो खराब नजर आती है। और ये जो कितने केबीपीएस पर है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये मेजर एक्चुअली क्वालिटी का मेजर नहीं कह सकते अपन इसको। यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ये उस पर बात नहीं कर रहे अपन, ये कितना स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड है इसका, दैट इज अ डिफरेंट मेजर। उसके बारे में अपन को बाद में थोड़ी सी डिस्कशन करनी पड़ेगी, बट दैट इज नॉट द करेक्ट क्वालिटी क्वालिटी मेजर। ठीक है, क्वालिटी जो है जी वो सर। एक सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन है। अब अपन आ रहे हैं कि साउंड को ऑब्जेक्टिवली कैसे मेजर किया जाता है, यानी कि अब साउंड के ऐसे कौन से पैरामीटर हैं जिसको कि एक्चुअली किसी यूनिट से नापा जाए। ठीक है, अब वो चार पैरामीटर्स हैं आपके पास: फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, प्रेशर ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, और पावर ऑफ साउंड। ठीक है, ये चारों चीजें हैं जो साउंड की नापी जा सकती है। अब इसके साथ साथ अपन को इसकी यूनिट भी लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अपन देखें, ये तो आपके फ्रीक्वेंसी की यूनिट बता दो भाई, कोई कोई भी बता दो जो याद हर्ट्ज हो होती आप। है सर, हर्ट्ज। बिल्कुल सही। तो फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज की हो, चाहे साउंड की हो चाहे लाइट की हो, फ्रीक्वेंसी
कि एक स्टैंडर्ड यूनिट है हर्ट्ज। ठीक है, करेक्ट। प्रेशर की एसआई यूनिट बता दो। पास्कल। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। पास्कल। पास्कल कह सकते हैं, या फिर पास्कल। अगर पास्कल को अगर मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो न्यूटन पर। न्यूटन पर मीटर। बिल्कुल गलत, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस सर। इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अब उसके बाद इंटेंसिटी से पहले किसी का माइक्रोफोन ऑन है क्या? संस्कार का ऑफ करो। पावर की यूनिट बता दो, एसआई यूनिट। सर वाट। वॉट। वाट। ठीक है, उस वॉट्स का स्टैंडर्ड एसआई रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैपिटल डब्ल्यू से किया जाता है। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू से, स्मॉल डब्ल्यू लिखोगे तो वो ओमेगा हो जाती है। कैपिटल डब्ल्यू रिप्रेजेंट्स पावर। अच्छा, अब ये वॉट्स तो आपने कह दिया, लेकिन वॉट जो है उसको और थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट करके बताएं तो क्या वो जूल्स पर सेकंड नहीं है क्या? यस सर। हाँ सर। जूल्स पर सेकंड है वॉट। ठीक है, और अगर आपसे कोई कहे कि नहीं भाई जूल भी मैं नहीं समझता और इसको डिसइंटीग्रेट करो और भी फाइनर एलिमेंट्स में इसको काटो, तो जूल जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपली न्यूटन मीटर। जूल किसकी यूनिट है? एनर्जी की। और पावर जो एनर्जी। है, पावर बोलता है कि एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम या पर सेकंड इज वॉट्स, यानी कि जूल्स पर सेकंड। ठीक है, और एक जूल जो है वो एक न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो जूल पर सेकंड इज नथिंग बट न्यूटन मीटर पर सेकंड। ठीक है, न्यूटन मीटर कैसे आया? एनर्जी की यूनिट। एनर्जी क्या है? वर्क डन है। वर्क डन क्या है? फोर्स इंटू डिस्टेंस है। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो बेसिकली जो वर्क डन है वो न्यूटन मीटर हो गया, यानी कि एनर्जी हो गई, और एनर्जी पर यूनिट टाइम या फिर जूल पर सेकंड या फिर वॉट्स। ठीक है, अब आते हैं फाइनली इंटेंसिटी के डेफिनेशन पे। इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? ये चीज आपने अभी शायद पहली बार देखी होगी। फ्रीक्वेंसी आपको पता थी, प्रेशर आपको पता थी, पावर आपको पता थी। इंटेंसिटी ऑफ साउंड या किसी भी चीज की इंटेंसिटी है, दैट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एज बीइंग डिफाइंड एज पावर पर यूनिट एरिया। ये डेफिनेशन है आपकी इंटेंसिटी की। तो अब मेरे को बताओ इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी? वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो दिस। वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। बस, अब ये याद रखना है आपको, इंटेंसिटी ऑफ साउंड हैज द यूनिट ऑफ वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चारों चीजें जो हैं ये आपके साउंड को ऑब्जेक्टिवली मेजर करती हैं। तो अब आपको किसी आदमी की या किसी लाउड स्पीकर की आवाज आई, इफ यू हैव द अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स विथ यू, यू कैन एक्चुअली मेजर कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे साउंड आ रही है, साउंड का प्रेशर कितना है, साउंड की इंटेंसिटी कितनी है, और साउंड का पावर कितना है। ये चीजें नापी जा सकती हैं विद प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड कैसे है? पिच, मैंने कहा कि आप आवाज के तीखेपन को लेकर के कहते हो कि यार या तो आवाज बहुत हाई पिच की है या लो पिच की है। तो जैसे बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज है, हाई पिच होता है। मेटल की मार्बल के ऊपर जो घिसने की आवाज होती है वो बहुत श्रिल होती है, तो वो हाई पिच की आवाज कहलाती है। तो बेसिकली पिच का हाई होना और लो होना फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी से सीधे रिलेटेड है। तो इसलिए ये डॉटेड लाइन मैंने देखो ये कनेक्ट की है और ये सीधे फ्रीक्वेंसी पे जा रही है। तो पिच जो कि ह्यूमंस का सब्जेक्टिव आभास है आवाज की श्रिलनेस को लेकर के, दैट कैन बी एक्चुअली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो इफ अ साउंड हैज हाई फ्रीक्वेंसी, इट्स पिच विल बी हाई। इफ अ साउंड हैज लो फ्रीक्वेंसी, इट्स पिच विल बी लो। ठीक है, अब उसी तरीके से लाउडनेस जो है, लाउडनेस प्रेशर और इंटेंसिटी दोनों को लेकर के बनाई जाती है। ठीक है, तो अगर किसी साउंड
को आप बहुत तेज महसूस कर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि यार कोई बहुत हाई वॉल्यूम पे गाना बजा रहा है या बहुत लाउड गाना बजा रहा है, तो या तो आप वहां पर खड़े होकर के हाई प्रेशर महसूस कर रहे हो गाने का, या फिर उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, या फिर दोनों ज्यादा है। अब इसको लेकर के एक छोटा सा ग्राफ और बना सकते हो। जैसे अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ह्यूमन रिस्पॉन्स टू साउंड के बारे में अगर बात बतानी है, तो ये एक फिगर देखिए, ये पूरा कंटेंट आपके साथ में शेयर हो जाएगा, लेकिन अभी आप जस्ट देखो इसका हेडिंग क्या है, इक्वल लाउडनेस कॉन्टूर्स। कॉन्टूर का मतलब ये जो लाइंस हैं, तो इन लाइन के अलोंग लाउडनेस कांस्टेंट है। अब ये देखो ये किन चीजों पर डिपेंड कर रही है, ये चीज आपके साउंड प्रेशर पर डिपेंड कर रही है, लेकिन इसके साथ में थोड़ा बहुत इसका फ्रीक्वेंसी का भी इसमें खेल आता है। तो अब ये देखो, अगर कोई पर्टिकुलर साउंड का प्रेशर लेवल इतना है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ इतनी सी है, ये देखो ये फ्रीक्वेंसी है, ये प्रेशर है, तो आपको ये इतना हाई और लाउड साउंड सुनाई देगा। ठीक है, अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं उस साउंड की, फ्रीक्वेंसी कर दी मैंने 250 और इसी कर्व को फॉलो करूं, तो 250 पर साउंड का प्रेशर देखो कम हो गया है। अब मैं एक पॉइंट ये ले रहा हूं इस कर्व पे और एक पॉइंट ये ले रहा हूं। इन दो पॉइंट्स का महत्व ये है कि मेरे को अगर एक साउंड 315, सॉरी ये 315 नहीं है, ये 31 कुछ होनी चाहिए। अगर मैं 31 हर्ट्ज पर 70 डेसिबल्स के प्रेशर की साउंड को सुनूं, तो मेरे को वो उतना ही लाउड फील होगा अगर मैं 250 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे और मात्र 20 डेसिबल की प्रेशर पे उसी साउंड को सुनूं। तो so at these 2 points the loudness level experienced by a human will be same, and that is why these contours are called as equal loudness contours. तो ये जस्ट आप रफली अपने हाथ से बना सकते हो, आपको ये फिगर ऐसे रटने की भी जरूरत नहीं है। बस ये देखो जनरली ये कर्व्स क्या है, ऐसे यहाँ धीरे धीरे यहाँ ऊपर नीचे होते हुए नीचे को ही आ रही है। कुल मिला करके देखो ये नीचे को ही चल रही है ऐसे, और बाद में जाकर कभी उठती है कभी नीचे को जाती है। तो रफली आप अगर ये फिगर्स बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, आप ऐसे एक बॉक्स बना देना और उसके बाद ऐसे ऐसे यहाँ बना देना, जस्ट ड्रॉ सम कर्व्स लाइक दिस, और यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी रख दो, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज और वाई एक्सिस पे प्रेशर। ठीक है, और आप ये बता सकते हो कि लाउडनेस एक्सपीरियंस बाय ह्यूमन बीइंग्स अलोंग एनी वन कर्व विल बी कांस्टेंट। तो एक कर्व पकड़ लो अगर इसमें से, जैसे ये वाली कर्व पकड़ी है, तो इस कर्व पे कहीं पे भी जाके एक डॉट लगाओ, एक डॉट लगाई, इधर डॉट लगाई, इधर डॉट लगाई, इन सारे डॉटेड पॉइंट्स पे आपको सेम लाउडनेस फील होगी। यानी कि लाउडनेस एक्चुअली वेरीज विद फ्रीक्वेंसी आल्सो along with sound pressure। तो ये तो एक छोटा सा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई इस क्वेश्चन का आंसर देने में। तो बेसिकली आपको ये लिखना है कि लाउडनेस जो कि सब्जेक्टिव आभास है वॉल्यूम ऑफ साउंड का, वो डिपेंड करता है प्रेशर और इंटेंसिटी पे, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी उसको बीच बीच में अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है? इक्वल लाउडनेस कॉन्टूर्स बना दो और आप ये कह सकते हो कि साउंड प्रेशर भी चेंज हो जाए लेकिन फ्रीक्वेंसी भी साथ में चेंज हो तो सेम लाउडनेस फील होती है। तो ये फिगर आ गया आपके पास में और ये ग्राफ आ गया। क्वालिटी की बात तो मैंने बताई दी थी, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी जितनी बेहतर होगी उतनी क्वालिटी अच्छी होगी। ये साथ में आप लिख लो इसके कि क्वालिटी जो है इसको कैसे याद रखोगे। क्वालिटी ऑफ साउंड के लिए भी आपको कुछ ना कुछ लिखने का मटेरियल चाहिए साथ में, तो प्लीज रिमेंबर दैट क्वालिटी, ये मैंने यहाँ पे वैसे लिख रखा है, ये रहा, क्वालिटी इज स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड एनर्जी। ये स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड एनर्जी जितनी अच्छी होगी उतनी आपको साउंड की क्वालिटी बेहतर सुनाई देगी, और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड एनर्जी जितनी खराब होगी उतनी क्वालिटी आपको खराब नजर आएगी।
तो ये तो आपका ह्यूमन रिस्पॉन्स टू साउंड हो गया। अब उसके बाद अगले टॉपिक जो हैं वो हैं फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स टू साउंड, प्रेशर डिपेंडेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स टू साउंड। ठीक है, आज अपन ने साउंड के बारे में इंट्रोडक्शन ले लिया है। अब इनके बारे में, ये भी बेसिकली थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं, जब तक अपन डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स पे नहीं आ जाते तब तक अपने थोड़े बहुत ये कॉन्सेप्ट्स को अपन को बिल्ड करना पड़ेगा, ताकि साउंड और नॉइस से अपन को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होने लग जाए। आज आपने क्या क्या सीखा, आज अपन अपना लेक्चर यहीं स्टॉप करेंगे। आज आपने ये सीखा कि साउंड के कुछ टेक्निकल टर्म्स क्या क्या हैं। सब्जेक्टिव टर्म्स आर देयर, ऑब्जेक्टिव टर्म्स आर देयर। सब्जेक्टिव टर्म्स में पिच है, लाउडनेस है, क्वालिटी है, इनकी कोई यूनिट नहीं है, ये सिर्फ आभास है, एहसास है, और इसको आप सिर्फ किसी चीज के कम होने या ज्यादा होने के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। ये सब्जेक्टिव ओपिनियन है। ऑब्जेक्टिवली यही सेम चीजें सारी की सारी मेजर हो सकती है फ्रीक्वेंसी से, प्रेशर से, इंटेंसिटी से और पावर से। तो साउंड के बारे में आपको बेसिकली जो मैथमेटिक्स डेवलप करनी है वो इन चारों के ऊपर ही रिवॉल्व होती है बस, और कुछ भी नहीं है साउंड के अंदर। फ्रीक्वेंसी, प्रेशर, इंटेंसिटी, पावर, इन सब की यूनिट्स भी आपने पढ़ ली। फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज है, प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इंटेंसिटी की वॉट्स पर मीटर स्क्वायर है, और पावर की वॉट्स है। ठीक है, तो साउंड के मेजरमेंट के कुछ टर्म्स सीख लिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सीख लिए। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, किस तरह की वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस का क्या मतलब है, कैसे स्पेस में इमैनेट होती है, इलास्टिक मीडियम, मैकेनिकल वेव्स, ये सारी चीजें आपने आज साउंड के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। आज जितना अपन ने पढ़ा है इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अभी प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल stop the lecture here and continue on Saturday. सर हाँ सर एक बात पूछ लीजिए सर। सर ये हाँ, पूछो। वाइब्रेशन इज द साउंड और साउंड इज द वाइब्रेशन? नहीं, साउंड is the propagation of a vibration in an elastic medium। ठीक है, अगर मैं सिर्फ किसी मेम्ब्रेन को वाइब्रेट कराने की बात करूं, ठीक है, अगर मैं सिर्फ एक मेम्ब्रेन, जैसे ये स्टार्टिंग में अपन ने इससे चालू किया था, ये आपका वोकल कॉर्ड है ये, और ये आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है, तो ये तो वैक्यूम में भी वाइब्रेट कर लेगा। लेकिन अगर इसको वैक्यूम में वाइब्रेट कराओगे तो कोई साउंड नहीं पैदा होगी, समझ रहे हो? लेकिन क्या वाइब्रेशन नहीं हो रहा क्या वोकल कॉर्ड का? बिल्कुल हो रहा है वाइब्रेशन। और वो वाइब्रेशन की एनर्जी जो है, जैसा मैंने कहा साउंड इज एनर्जी, तो ये वाइब्रेशन की एनर्जी कहाँ जाएगी? आपकी वोकल कॉर्ड चूंकि किसी इलास्टिक मीडियम में अपनी एनर्जी को भेज नहीं पा रही, तो फिर आपकी वोकल कॉर्ड गर्म होने लग जाएगी, क्योंकि एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में तो कन्वर्ट होगी। आपने अपने शरीर के अंदर के सेल्स की जो एनर्जी है उसको कंज्यूम करके वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट कराया। अब ये वाइब्रेशन कहीं जा ही नहीं रही है, तो क्या होगा? ये अपने आप ही हिल हिल के वाइब्रेट करते करते आपकी गर्म होने लग जाएगी वोकल कॉर्ड। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप उसको हवा का मीडियम उसके कांटेक्ट में दे दो, तो ये जो एनर्जी है ये एयर के थ्रू, कंप्रेशन और रेरिफैक्शन के थ्रू आगे को ट्रांसमिट हो जाएगी। तो बेसिकली ये अभी भी एनर्जी है, जब हवा में से जा रही है तब भी एनर्जी है। जैसे कि खूब सारे भीड़ में लोग खड़े हैं, ठीक है, कोई डीजे पार्टी हो रही है, आप भी किसी भीड़ में चले गए। अब आपने बोला यार चलो अब अच्छा मौका है, यहाँ पर मैं साउंड का एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो साउंड का एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया, वहीं खड़े खड़े शैतानी में अपने आजू बाजू वाले 2-3 जनों को जोर का धक्का दे दिया। तो क्या होगा? जितनी आपकी ताकत है उस ताकत के हिसाब से जो धक्का दिया है, उस भीड़ में जो आजू बाजू के लोग हैं सब उस धक्के को फील करेंगे, आगे पीछे कुछ एक जने गिर भी जाएंगे। तो बेसिकली क्या चीज है? दिस इज ऑल एनर्जी। ये जो भीड़ में इतने सारे लोग खड़े हैं, आप इसको एज्यूम करो कि ये एयर के मॉलिक्यूल हैं। तो आपने किसी भी एक सोर्स से धक्का मुक्की जनरेट कर दी तो वो आगे पीछे तो जाएगी ही जाएगी। तो मीडियम दे दिया तो साउंड फील होगा, और अगर कोई मीडियम नहीं है तो वाइब्रेशन तो है अभी भी, वाइब्रेशन इज स्टिल देयर बट इट इज नॉट जनरेटिंग साउंड। ठीक है? हाँ सर ठीक है। चलो, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। नो सर। चलो ठीक है, हैव अ गुड डे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।